Chitwan Bhatnagar. You're watching NewsX podcast. Here with me is Neeru Sen. Hi, ma'am. How are you? Hello, I'm good. Thank you. So, how's things going on? Everything is okay. Everything is good. So, Neeru ma'am is the alternative therapy master, as you can see, and we're gonna discuss about all alternative therapy, which she is very expert in it. So, we're gonna discuss it more. So, let's start the video and let's get candid with Chitwan. So, my very first question to you, the basic one: what is alternative therapy? Alternative therapies is those therapy in which we are not using a direct medicine. Okay. मीन्स उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है. वो आपकी बॉडी की जो रेजिस्टेंस है उसको इम्प्रूव करती है. आपकी हेल्थ इम्प्रूव करने में नेचर के साथ आपको जोड़ती है. ओके. तो दिस इज अ अल्टरनेटिव थेरेपीज और इसमें सभी आती हैं. आपका योगा हो गया या आप एक्यूप्रेशर करते हैं, मैग्नेट थेरेपी ट्रीटमेंट लेते हैं, सीड थेरेपी, कलर थेरेपी, पंचकर्मा. ओके. पंचकर्मा इज अ पार्ट ऑफ आयुर्वेदा. आयुर्वेदा को भी बहुत लोग अल्टरनेटिव थेरेपी मानते हैं, लेकिन मैं तो मानती हूँ इट इज अ बेस ऑफ थेरेपी, क्योंकि वहीं से सब चीजें निकल कर आई हैं. तो अल्टरनेटिव थेरेपी में ये सारे पार्ट्स रहते हैं. मसाज कोई कर रहा है, कोई प्रेशर दे रहा है. इवन अगर आप खाने के टाइम को भी सिस्टमैटिक करते हैं, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अल्टरनेटिव थेरेपी. ओके. तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज दैट हाउ कैन ऑल्टरनेटिव थेरेपी हेल्प अस फाइंड बैलेंस, ट्रांस इक्वालिटी इन आवर फास्ट पेस लाइफ? एक जर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो हमारा एक ऑर्गन सिस्टम है. ऑर्गन सिस्टम को समझने के लिए सिंपली मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूँगी कि होता क्या है. 24 घंटे हैं आपके पास. बॉडी के अंदर जितने ऑर्गन्स हैं वो हर 2 घंटे के लिए काम करते हैं. यानी कि इसको हम जो अगर अल्टरनेटिव थेरेपी के ऊपर एक्चुअल वर्ड इसको दिया जाता है ऑर्गन क्लॉक. तो जो लोग अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं, दे हैव टू मच अवेयर अबाउट द ऑर्गन क्लॉक कि वो कैसे होती है, कैसे काम करती है. तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप अपने आसपास में जो अल्टरनेटिव थेरेपीज में जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप उनके पास जाइए, आप उनसे समझिए. बाकी टिप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे 2 बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि जो लोग रात को 11 बजे से 1 बजे के बीच में जग रहे हैं, उनका गॉल ब्लैडर और लीवर हमेशा इम्पैक्ट करता है. तो हमें अपनी स्लीप पर अगर काम करना है तो आपको रात को 11 बजे सो जाना चाहिए और सुबह 3 बजे तक की नींद ज़रूर लेनी चाहिए. एंड इट शुड बी अ स्लीप. तो हमें बेसिकली कितने आवर्स का स्लीप लेना चाहिए? अगर हेल्थ वाइज देखें तो 8 घंटे की स्लीप बताई जाती है. लेकिन मेरा तो मानना है अगर आप रात को 10:30 बजे तक सो जाते हैं और सुबह 3 बजे के बाद आप उठ जाते हैं, तो दैट्स मोर सफिशिएंट फॉर फुल. बट आजकल के टाइम में लोगों का स्केड्यूल ही ऐसा हो गया है कि वो 12-1 बजे तक तो जगते ही जगते हैं, क्योंकि ऑफिस टाइमिंग भी ऐसा रहता है, फिर आपका खाने का टाइम भी लेट हो जाता है. तो प्रोसेस धीरे धीरे करते करते अप्रॉक्स 10-11 तो बचता ही बचता है नॉर्मल लाइफ में लोगों का आजकल के टाइम. तो वो कैसे मेंटेन होगा? इसीलिए हम लोग बीमार हो रहे हैं धीरे इसलिए धीरे और ज्यादा डिजीजेस भी आ रही है, व्हाट आई फील, और इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम भी हो रही है लोगों को. स्ट्रेस हार्ट अटैक भी बहुत जल्दी आ रहा है आजकल. और हार्ट अटैक जो वर्ड आपने यूज किया, आई वांट टू शेयर विद माय ऑडियंस कि हार्ट अटैक आने का एक मेन रीजन जो है वो आपका स्ट्रेस लेवल हाई होना. एंड सेकंड थिंग, आपका जो हाइपर एसिडिटी जो सिस्टम हो रहा है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वहाँ आती है. क्योंकि कुछ लोगों को पेन होता है ड्यू टू एसिडिटी, लेकिन जब वो लोग जाते हैं स्पेशलिस्ट के पास तो वहाँ पर जो चीज़ें, जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उनको और जो टेस्ट किए जाते हैं, वो हाइपर एसिडिटी को डिटेक्ट ही नहीं करता है. तो वहाँ से प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़नी शुरू होती हैं. तो आई थिंक सो. और आजकल के टाइम में व्हाट आई फील कि लोगों को सिम्टम्स बाद में पता चलते हैं, पहले वो सरवाइव करते रहते हैं. जब तक एकदम एक्सट्रीम लेवल नहीं आ जाता ना उनका, तब तक वो उस इनिशिएट करते रहेंगे कि वी आर फाइन, वी आर फाइन, वी आर फाइन. देन उसके बाद जब उनको लगता है ना कि अब बहुत एक्सट्रीम हो गया है, कि हम नहीं, मतलब अनकंट्रोलेबल है, तब फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं. देन डॉक्टर गोना गिव यू अ ब्रीफ वाला लंबा चौड़ा लिस्ट कि आपको ये भी हो गया, ये भी हो गया. तो वो रिकवर कैसे हो सकती हैं वो सब चीज़ें? मतलब हमें कैसे पता चल सकता? आई नो लोगों को अवेयर रहना चाहिए, फर्स्ट गो में रहना चाहिए, बट आज के टाइम पे किसी का कोई स्केड्यूल नहीं रहता है, क्या फॉलो करना है, कैसे चलना है, क्या हेल्थ रूटीन रखना है, क्या नहीं. तो आपका क्या एडवाइस होगा उस चीज़ को लेके? मैं बताना चाहूँगी कि हम जो है डायग्नोसिस की जब हम लोग बात करते हैं, मतलब हम मशीनरी डायग्नोसिस पे नहीं जा रहे हैं, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, इस पे नहीं जा रहे हैं. आपकी बॉडी आपको सिम्टम्स देती है
जैसे कि आपने रात को खाना खाया और सुबह आपको स्टूल पास होनी चाहिए। ओके, लेकिन व्हाट आई फील समटाइम्स इट वोंट हैपन टू एवरी सिंगल पर्सन। बिल्कुल, तो उस सिचुएशन में भी मतलब इफ यू आर मतलब ब्रीफिंग अस, हमें ऑडियंस को आप बता रहे हो तो जी। ऑडियंस को आप ब्रीफ में भी बता सकते हो उस चीज के बारे में, ताकि वो भी तो aware वही रहे। मैं डायग्नोसिस की बात करूंगी आपसे कि डायग्नोसिस सिर्फ एक टाइप का डायग्नोस नहीं है कि आप डॉक्टर के पास गए, उसने ब्लड सैंपल लिया और आपका टेस्टिंग हो गई और रिपोर्ट आपके हाथ में आ गई, ऐसा नहीं है। आप अपने बेस पे भी कुछ चीज़ों को डायग्नोस कर सकते हैं। जैसे आपको यूरिन कैसा आ रहा है, उसमें झाग तो नहीं आ रहे हैं, यूरिन डार्क येलोश तो नहीं है, या वो बिल्कुल वाइट तो नहीं हो गया है, या उसके बीच में पार्टिकल्स तो नहीं। मतलब बहुत सारी चीज़ें हम लोग अलग अलग लेवल्स पे चेक करते हैं कि आपको प्यास कैसी लग रही है, आपको भूख कैसी लग रही है। अगर आप खाना खा रहे हैं नॉर्मल और उसके बाद भी आपको स्टूल पास नहीं हो रही है, तो ये आपके बॉडी सिम्टम्स देती है। एंड इट इज़ related with the panchkarma, it is related with the ayurveda, it's also mentioned in naturopathy। तो ये जितनी अल्टरनेटिव थेरेपीज है वहाँ पर डायग्नोसिस के अलग अलग स्टेप्स बताए गए हैं। तो जनरल पब्लिक अगर सिर्फ डायग्नोसिस को सीख ले अपने लेवल पे, तो हमें सरवाइव करने वाली कंडीशन तक पहुँचने की जरूरत ही नहीं होगी। एग्जैक्टली, वो सर्वाइविंग जो होता है वो अनकंट्रोलेबल भी होता है और वो टॉलरेट भी नहीं कर पाते आजकल के टाइम पे। और आजकल का यंग जनरेशन इज ज़्यादा इफेक्टेड देन द ओल्डर वन। बहुत जल्दी लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है, बहुत जल्दी लोगों को कोई भी डिजीज, मतलब जो लोग कुछ भी नहीं करते दे आर हैविंग सम प्रॉब्लम इन देयर लाइफ। तो आपके हिसाब से विच आर द बेस्ट थेरेपी फॉर दैट? डेली रूटीन, मॉर्निंग स्केड्यूल प्रॉपर लेना, सब चीज। थोड़ा सा पीछे लेके चलूंगी आपको। पीछे इसलिए लेके जा रही हूँ जैसे कि आपने बोला कि जो बुजुर्ग हैं, जो बड़ी जनरेशन है, उसको इतनी प्रॉब्लम्स नहीं हो रही है। लेकिन आज की जनरेशन को ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जो बिकमिंग जनरेशन है उनको भी बहुत प्रॉब्लम्स होती है। उसका मेन कारण ये है कि अगर मैं अपने बच्चे को बोलती हूँ कि बेटा जल्दी उठ के पढ़ो, टाइम से सो जाओ, लेकिन उसके बाद भी वो उस चीज को फॉलो नहीं करता, तो वही है कि हम गलती करके सीखते हैं। एग्जैक्टली, पहली चीज। एंड सेकंड थिंग कि पुराने टाइम में आपने देखा होगा कि लोग सूरज उगने पर बिस्तर छोड़ देते थे और उस टाइम पे बेड फोल्ड हो जाते थे। मतलब जो चीजें मैंने अपनी लाइफ में भी देखी हैं कि जब से डबल बेड आए हैं तब से बीमारियां बढ़नी शुरू हुई हैं। पहले चारपाई होती थी, हम उस पे सोते थे और मॉर्निंग में वो चारपाई एक साइड पे खड़ी कर दी जाती थी, बिस्तर फोल्ड हो जाता था। अब तो सारा दिन बिस्तर लगे रहते हैं, ओल्ड रिचुअल्स। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें इफेक्ट करती हैं। सेकंड थिंग, हम वास्तुशास्त्र की बात करते हैं अगर, तो जहाँ तक मैं जानती हूँ इस बारे में कि नॉर्थ साइड में कभी भी हेड करके नहीं सोना चाहिए, बट पीपल्स आर नॉट अवेयर। और यही वजह है कि बहुत सारे लोगों को ब्लड क्लॉट हो जाता है ब्रेन में, या उनको जो है स्ट्रेस लेवल उनका हाई हो जाता है। और अगर उसी चीज़ को वो एक कंटिन्यूटी में रखें तो एक टाइम ऐसा आता है जब उनका ब्रेन काम करना बंद कर देता है। तो हमें उन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारी जो मैग्नेटिक पावर की जब हम बात करते हैं तो वो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती है, यानी साउथ टू नॉर्थ पोल की तरफ चलती है। तो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस चीज़ को अगर हम मैच करते हैं तो हमारी जो हार्ट की पंपिंग है, ब्लड की जो ब्लड फ्लो वो जो कर रहा है वो डाउनवर्ड साइड में कर रहा है। अब हार्ट को तो आंखें नहीं लगी हुई कि ऊपर करना है या नीचे करना है, तो उसने क्या किया, उसने नॉर्थ साइड, क्योंकि अर्थ एलिमेंट को उसने कनेक्ट करना है, तो वो जमीन की तरफ धक्का दे रहा है। लेकिन हम अपना हेड अपर साइड में करके सो रहे हैं, जिसकी वजह से हार्ट की पंपिंग डाउन ही जा रही है, उसके हिसाब से डाउन जा रही है। बट वो उस चीज़ को हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। वो उसकी फंक्शनिंग उल्टी दिशा में, और ऊपर जितनी वेन्स हैं वो सब बारीक हैं, तो वहाँ पे ब्लड का फ्लो बढ़ने की वजह से हमें स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होता है, हमें नींद प्रॉपर नहीं आती। तो हमें कोशिश हमेशा इन चीज़ों पे करनी चाहिए कि छोटी छोटी चीज़ें जो हमारी दादी नानी के नुस्खे जो हैं, मतलब दादी ने जो सिखाया, माँ ने जो सिखाया, वो हमें फॉलो करना चाहिए, और वो 2 मिनट वाली लाइफ को हमें नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। So, my next question to you, could you share some alternative tips, therapy tips like for relaxation and stress? इसके लिए सबसे मेन योग, एक ही नाम लूंगी, क्योंकि योग जो है वो अपने आप में पूर्ण है, सबसे पहली बात। दूसरी बात है वो आयाम है। इस वर्ड को मैं जरूर एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि एक होता है व्यायाम, यानी आपने एक्सरसाइज की, ब्लड का फ्लो बढ़ा और आपको स्वेटिंग हुई और आप ने थोड़ा थक गए और उसके बाद आपने अपना डेली रूटीन शुरू कर दिया। लेकिन आयाम का मतलब है वो आपकी ही एनर्जी को बढ़ाकर आपके अंदर ही स्टोर करता है। इट इज अ आयाम, यानी आपके एनर्जी लेवल को बढ़ा रहा है वो।
तो वो आपकी रिस्टोर एनर्जी जो है वो आपको एनर्जेटिक करती है फुल डे के लिए। लेकिन ड्यू टू आवर शेड्यूल, ड्यू टू आवर हैबिट्स, क्योंकि हैबिट्स क्या है, देर तक जगना, सुबह आराम से उठना, दिन में भी ठीक है हो जाएगा, वो मतलब टाल मटोल वाला जो शेड्यूल रहता है। तो उस चीज़ के लिए हमें, जब हम योग करते हैं, अगर हम पर्टिकुलर एक टाइम नहीं निकाल सकते, मतलब योग का शब्द लेते ही मुझे लगता है कि मोर देन 70% लोगों के दिमाग में एक कंसेप्ट आ रहा होगा, एक कारपेट बिछाएं, सुबह उठ के एक्सरसाइज करना शुरू कर दें। तो ऐसा नहीं है। आजकल आपने देखा होगा चेयर योग होता है, चेयर पे बैठे बैठे आप योग करें। उसमें सूर्य नमस्कार की क्रियाएं होती हैं जो दिस इज समथिंग न्यू व्हिच आई एम नॉट अवेयर ऑफ। तो चेयर योग कर सकते हैं आप। कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं जो मैं अपने मतलब लोगों को बताती हूँ कि सिंपली आप एक पानी की बोतल को उठाइए और आप अपने इस हाथ से ऊपर की तरफ कीजिए और इस हाथ से उसे पकड़ लीजिए। यहाँ से ऊपर कीजिए और नीचे की तरफ आप उसको पकड़ लीजिए। वो वाटर बोतल जो है वो आपके शोल्डर से यू कैन लाइक वो सर्वाइकल रीजन को रिलैक्स करने के लिए आपको बहुत हेल्प करती है। तो आप इस तरह की छोटी छोटी चीजों को आप अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, आपको लग रहा है कि अब आप थक रहे हैं, तो एटलीस्ट हर 20 मिनट के बाद ना 20-20-20 ये फॉर्मूला हम लोग बताते हैं पेशेंट्स को। तो हम कहते हैं कि आप हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए 20 मीटर दूर देखिए, तो उससे आपकी आईज का स्ट्रेस लेवल कम होता है। क्योंकि हम तो इट मींस यू आर नॉट गोना वेयर द स्पेक्स इफ यू आर गोना फॉलो द 20-20 वाला थिंग। बिल्कुल, उसमें स्पेक्स भी रिमूव होता है, आईज पे प्रेशर नहीं आएगा, स्ट्रेस लेवल नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आप कंटिन्यू स्क्रीन को देखते रहते हैं तो बहुत इम्पैक्ट आता है उस चीज़ का। ट्रू। सो आपके एंड से आप ऐसा क्या बता सकते हो हमें कि जो हमारा ऑल्टरनेटिव थेरेपी है जिसमें आप एक्सपर्ट हो, वो ऐसा कौन सा थेरेपी है या ऐसा कौन सा मेडिकेशन है जो हम फॉलो करके हमारा नाइट स्लीप अच्छा हो? नाइट स्लीप के लिए आप कुछ चीज़ों को, कुछ टिप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। उसमें जैसे कि सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि आपके पैर के तलवे, वो आपकी बॉडी की पूरी जितनी वेन्स हैं उन सब से कनेक्टेड हैं वो, क्योंकि हमारी हाथ की हथेलियां और पैर के तलवों में हमारे मेरिडियंस की या तो स्टार्टिंग वहाँ से है या एंडिंग वहाँ पर है। मेरिडियन को एक्यूप्रेशर से जुड़े हुए लोग अच्छे से समझ पाएंगे कि मेरिडियंस एक्चुअल में होते क्या हैं, बट जर्नल जो ऑडियंस हमें सुन रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगी कि सिंपल सी भाषा में हमारी जितना नाड़ी संस्थान है वो ब्रेन के साथ साथ हमारे हाथ पैरों के तलवों से भी कनेक्टेड है। तो आप पैर के तलवों में तेल की मालिश करना शुरू करें। सबसे सिंपल और सबसे आसान तरीका है। और अगर पॉसिबल हो, जिन लोगों को जॉइंट पेन है या जिन लोगों को बॉडी में कहीं भी स्टिफनेस रहती है या वो लगता है हम बहुत जल्दी थक जाते हैं, ऐसे लोग कांसे की एक कटोरी लेकर के उसकी हेल्प से भी मालिश कर सकते हैं। खासतौर से जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए ये बहुत फ्रूटफुल थेरेपी है। और आप पैर के तलवे में मालिश करना शुरू करें, ये आपकी पूरी बॉडी की एनर्जी लेवल को बढ़ाती है और नींद आने में बहुत अच्छा हेल्प करती है। इसके साथ कलर थेरेपी में मैं थोड़ा सा चलना चाहूँगी। और इफ समवन हैज सम बॉडी हीट इशू देन उसमें हीट इस टाइप से जनरेट नहीं होती है। अगर आप जैसे बोल रहे हो पैर के नीचे आप ऑयलिंग कर सकते हो, अगर किसी का बॉडी हीट ही बहुत ज्यादा है तो वो ऑयलिंग करने के बाद तो उसको और बॉडी हीट आएगा, पैर से गर्मी नहीं लगेगी, पैर से गर्मी नहीं लगेगी, वो हीट जनरेट होगी वहाँ पर, लेकिन वो हीट जो है वो रिलीज होगी वहाँ से। बॉडी में जो हीट है वो वहाँ से रिलीज हो रही है क्योंकि एंडिंग पॉइंट है वो हमारा, इसलिए। और कलर थेरेपी की अगर हम लोग बात करें तो बहुत अच्छी नींद के लिए आपकी जो टिप ऑफ द थंब होता है यहाँ पे आप ब्लू कलर लगा दीजिए, तो ये आपको बहुत हेल्प करता है नींद आने के लिए, बहुत अच्छे से आपको नींद आएगी। या फिर इंडेक्स फिंगर का जो फर्स्ट जॉइंट है आपका, दिस वन, हाँ, इसके बिल्कुल सेंटर में, एकदम सेंटर जो है, उसके सेंटर के अंदर आप अगर एक सिंपल डॉट लगा के या मेथी दाना लगा करके आप छोड़ते हैं तो वो भी आपको नींद लाने के लिए बहुत हेल्प करता है। तो आपको उससे पीसफुल स्लीप होगा, बहुत अच्छी नींद आएगी। लेकिन नींद में इसके लिए एक चीज जो सबसे बड़ी मैं आपको बताना चाहूंगी कि थेरेपी तब काम करती है जब आपका स्ट्रेस लेवल नहीं है। आपको सोने से पहले ओम चैंटिंग जरूर करनी चाहिए या गायत्री मंत्र की चैंटिंग करनी चाहिए या इस टाइप का म्यूजिक सुनना चाहिए जो आपको, आपके मन को, आपके मूड को अच्छा करे, खुश रखे। या सोने से पहले आप आधे घंटे के लिए कोई फनी वीडियो देख सकते हैं जिससे कि आप दिन भर की टेंशन को उठा के एक बस्ते में डाल के साइड कर दें। वेरी नाइस। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू, हाउ कैन ऑल्टरनेटिव थेरेपी एंड द align with mindfulness and medication practices? Like
what you can suggest to it? इसके अंदर जो है आपको अपनी ब्रीथिंग पर कंसंट्रेशन करना ज़रूरी है। मतलब आप हर बंदा लाइफ जी रहा है, हर बंदा चल रहा है, हम सब काम करते हैं, दिन भर हम बात भी करते हैं, हम कन्वर्सेशन बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं, हर चीज़ हर स्किल पे हम काम करते हैं। लेकिन आज के टाइम जो सबसे बड़ा स्किल है उसे हम कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं, और वो है हमारे सांसों का आना जाना। हमारी लाइफ स्टार्ट जब हुई थी तो ब्रीथ से स्टार्ट हुई थी, और जब एंड होगी तब भी लास्ट ब्रीथ ही आएगा। That is totally true. तो हमें अपनी सांसों को जरूर पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप काम कर रहे हैं, आप एक जगह बैठे हैं, आपका माइंड उस टाइम पे सिर्फ आपके नाक के नथुने के ऊपर होना चाहिए, मतलब नोस्ट्रल्स पे आपका फोकस रहना चाहिए, कंसंट्रेट करना चाहिए कि आपकी सांस आ रही है और जा रही है। और वो भी अगर आप नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ 3 मिनट हर 1 घंटे में अपने लिए निकालिए कि आप डीप ब्रीथ कीजिए। और उसके अंदर आप अपने डीप ब्रीथ के लिए मैं एक चीज़ ज़रूर लोगों से शेयर करना चाहूँगी। हम करते क्या है, जब सांस किसी को अगर हम बोलते हैं ना कि आप लंबा गहरा सांस लो, तो वो क्या करता है, मोटा सा पेट फुलाता है। Exactly. जो नहीं फूलना चाहिए। जब आप सांस लेते हैं आपकी चेस्ट फूलनी चाहिए, क्योंकि लंग्स रीजन जो है वो आपके चेस्ट रीजन में है। Okay. तो आपके लंग्स को अंदर की तरफ जाना चाहिए और चेस्ट फूलनी चाहिए। अगर एक आप फौजी को देखेंगे ना, उसको स्पेशली बोलते हैं जवान पेट अंदर सीना बाहर। तो इसको हमें ध्यान रखना चाहिए कि प्रॉपर तरीके से आप सांस प्रश्वास की क्रिया पे ध्यान करें, जिससे आप माइंडफुल और आपका जो माइंड है वो एकदम रिलैक्स रहेगा। और ओम तो अपने आप में बहुत बड़ी पावर है, तो ज्ञान मुद्रा के साथ ओम प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। आप ऑडियंस को दिखा सकते हैं कि कैसे करना होगा, थोड़ा सा आप ऐसा ओम वाला जो आप बता रहे हो। ज्ञान मुद्रा की जब मैं बात करूं तो आपका जो टिप है, आपके थंब और इंडेक्स फिंगर की टिप को आपको मिलाना होता है, और बाकी 3 फिंगर्स को आप मिलाकर टाइट कर लीजिए। टाइट मतलब ऐसे नहीं कि एकदम खींच लें हम लोग, थोड़ा सा रिलैक्स मोड पे रखिए। और कोशिश करिएगा कभी भी अपने हाथ को इस तरह सामने की तरफ आपने नहीं झुकाना होता। आप अपने हाथ को इस तरह सिंपल जब आप टच करते हैं तो इसके बीच में आपको एक हल्का सा वाइब्रेशन फील होता है। दोज आर इन रेगुलर प्रैक्टिस। वो बात करते करते भी अगर ज्ञान मुद्रा आप कर रहे हैं तो भी आपको वो फीलिंग आती है। अब जैसे आई कैन फील इट, बट अगर आप ट्राई करेंगे तो शायद आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा उसके लिए। बहुत से लोग ऐसे करते हैं, ये पोस्चर जो है ये गलत है, इसको इस तरीके से करना है, इसकी टिप्स को टच करना है आपस में, और इसके बीच का जो वाइब्रेशन है उसको आपने हाथों को हमेशा फिंगर्स को इस तरह से रखिए, जिससे आपको कॉस्मिक एनर्जी भी प्रेशर डालती है। और जब आप फिंगर्स को ऐसे कर देते हैं ना नीचे, तो यहाँ पे आपकी अर्थ एनर्जी हैवी हो जाती है, तो आपकी वो पावर डाउनवर्ड जाने लगता है। तो आप सीधा रखेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। देयर इज सम सेंसेस, हल्की हल्की सी वाइब्रेशन। दैट इज ट्रू। आप देख सकते हैं ये सच है, कोई ऐसा नहीं है, स्क्रिप्टेड नहीं है, ये सच है सब। आप करोगे भी प्रैक्टिस तो इट गोना बी बेनिफिशियल फॉर यू ओनली। So my next question to you, like what is the alternative therapy perspective that maintain emotional well-being? मतलब लोगों का इमोशन कैसे they can like थेरेपी से उनको काफ़ी आजकल का टाइम भी ऐसा है कि काफ़ी जल्दी दे गेट इमोशनल और काफ़ी जल्दी दे गोना स्विच विद द अनदर इमोशन इन इट। तो वो इमोशन फ्लक्चुएशन क्यों है? जी, मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछती हूँ। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप अपने पापा या मम्मा से शेयर करते होंगे? फर्स्ट मैं खुद से पहले देखना पसंद करती हूँ। अगर मेरे को, मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ, मैं पहले खुद से देखना पसंद करती हूँ। अगर मुझे लगता है कि आई कांट डील विद दिस थिंग, देन फिर मैं अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करती हूँ। और पेरेंट्स एक बहुत अच्छा सा जवाब देते हैं, चिंता नहीं करो। एग्जैक्टली चिंता मत करो, स्ट्रेस तो मत मैं लो। भी इसी वर्ड को लेकर के चलना चाहूँगी कि सबसे पहली चीज़ आप एक माइंड में, मतलब हम एक मेकअप कर लें कि चिंता मत करो, क्योंकि चिंता चिता समान है। ये बहुत कॉमन वर्ड है, लेकिन जिसको टेंशन होती हैं उसके लिए ये वर्ड जो है बहुत मीनिंगलेस लगता है कि कैसे होगा, ऐसे थोड़ी होता है। एग्जैक्टली जो मेरे साथ बीत रही है वो मैं बेटर जानता हूँ, ज़्यादातर लोग ऐसे सोचते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। एग्जैक्टली जबकि मेरा ये मानना है कि अगर आप, एक लाइन है, एक कोटेशन है जो किसी टाइम पे बीरबल और अकबर के बीच में हुई थी, तो वहाँ पे पूछा था कि कोई ऐसी लाइन बोलो जिसे जब मैं दुख में सुनूं तो मुझे खुशी हो और मैं सुख में सुनूं तो मुझे गम हो। तो उसने बहुत अच्छे वर्ड्स दिए थे कि ये वक्त भी गुजर जाएगा।
यानी कि जब आप इस चीज़ को माइंड में रखेंगे कि जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी सिचुएशन आपके साथ क्रिएट हुई है, तो वो आपकी प्रॉब्लम अपने आप रिलीज होगी। उसको टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन वो अपने आप ठीक हो जाएगी। और बिलीव सिस्टम सबसे पहली चीज़ कि आप अगर ईश्वर पे बिलीव करते हैं तो उससे बड़ी ताकत कोई नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ आप अपने फेस पे हमेशा स्माइल रखें और हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रखें। मतलब आप 100 बार हाँ कर रहे हैं कि हाँ ये कर लूँगा, मैं कर लूँगा, बट एक बार आपके माइंड में अगर नहीं हुआ तो वो जो नहीं है वो कहीं ना कहीं आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जाता है। तो आप हमेशा ब्रह्मांड में पॉजिटिव वर्ड्स को छोड़िए, हमेशा पॉजिटिविटी को इन्हांस कीजिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए, तो आपकी लाइफ बहुत हेल्दी होती है। ओके, सो कैन यू recommend to our viewers and plus to our audience also that alternative therapy practices that can be easily incorporated into daily routine? मतलब daily routine में कैसे वो follow up कर सकते हैं? They have office, they have everything to do, घर का काम, बाहर का काम, सब चीज़। तो ये रूटीन अगर फॉलो अप भी करना है किसी को, तो वो कैसे फॉलो अप कर पाएगा उस चीज़ बैक टू बैक? सबसे पहले मैंने ऑर्गन क्लॉक का शेयर किया था। हमें सिर्फ 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, वो ये कि चढ़ते सूरज और ढलते सूरज के साथ कंप्लीट डाइट लेना। ओके, अब मान लीजिए कोई पर्सन 8 बजे अपने घर से, और आई एम सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू बिटवीन, बट आपने डाइट नहीं बताया। मतलब डाइट कितना आपको 3 टाइम मील लेना है, 2 टाइम मील लेना है, या आप 1 टाइम मील लोगे? मैं वही एक्सप्लेन करने जा रही थी। श्योर। चढ़ते सूरज और ढलते सूरज के साथ हमें खाने पर ध्यान देना चाहिए, और दिन के समय हमें या तो फ्रूट्स लेने चाहिए या वेजिटेबल्स लेने चाहिए। दैट्स मोर हेल्दी फॉर आवर शेड्यूल, अबाउट हेल्थ। एंड सेकेंड थिंग कि वहाँ पे आपको लेजीपन नहीं आएगा। एक तो ये हमें ध्यान रखना होता है। और जब आप चढ़ते सूरज की बात करते हैं, अगर हम स्पैरोस की बात करें, किसी भी पक्षी की बात करें, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि वो हमेशा सूरज उगने से पहले उठते हैं, सुबह के समय अपना दाना पानी लेने जाते हैं, और शाम ढलते ढलते वो अपने घोंसले में लौट आते हैं। तो शेड्यूल तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन आज की जो मल्टीनेशनल कंपनीज की जॉब कह लीजिए, या हम रात को 1:30 बजे जाके वहाँ खाना खा रहे हैं, मतलब वो ना लंच है, ना डिनर है, ना ब्रेकफास्ट है, बट कहीं ना कहीं हमें वो चीज़ें फॉलो करनी पड़ रही हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि आप जब भी घर से निकलें, बहुत सारे लोगों को कहना है हम तो 7 बजे घर से निकल जाते हैं, तो 5 से 7 बजे आपका लार्ज इंटेस्टाइन का टाइम होता है। आप पेट साफ करिए, 7 से 9 आपका स्टमक काम करता है। तो आप वहाँ पे जो भी खाएंगे, कंकर पत्थर सब हजम हो जाएगा। तो आप हैवी मील वहाँ पर ले सकते हैं। मतलब यू आर सेइंग 5 to 7 in the morning you can eat anything? नो, 5 to 7 लार्ज इंटेस्टाइन क्लींजिंग का टाइम है। उस टाइम पे नहीं, 7 के बाद आप 7 से लेकर के और 10:30 तक आप अपना एक फिक्स टाइम पे अपना कंप्लीट मील ले लीजिए। Complete meal as in you can have your brunch. It should be brunch. It should be brunch. वहाँ पे जब आप कंप्लीट और अगर डाइट लेते किसी हैं, को if somebody has a sort of a thing which like उनको थोड़ा थोड़ा hours में they need something to eat, वो उसका एक इंडिकेशन मैं आपको शेयर करती हूँ कि जब हम थोड़ा थोड़ा, या फिर हमें कई बार क्रेविंग्स आती हैं कि अब हमें ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, या हमें हर टाइम मुंह चलाने का मन करता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं हम अपने इंटरनल ऑर्गन से एक्स्ट्रा वर्क करवा रहे हैं। अगर हम लोग बात करें अल्टीमेट फास्टिंग की, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि हर 3 घंटे बाद कुछ लोग खाते हैं, हर 5 घंटे के बाद कुछ लोग खाते हैं, या हर 7 घंटे के बाद कुछ लोग खाते हैं। तो वो हमें डिपेंड करता है कि किसका डाइजेशन पावर कैसा है। और पेट एक ऐसी चीज़ है, हमारे जो गट हेल्थ की बात करें तो वो उसको हेल्दी रखने के लिए फास्टिंग इज ऑल्सो प्लेइंग अ रोल ओवर देयर। तो वहाँ पे आपको अपने खाने का टाइम फिक्स करना होगा। आपके अंदर एक नेचुरल भूख आनी चाहिए, और इसीलिए नेचुरोपैथी में फास्ट करवाया जाता है। आयुर्वेदा में भी फास्ट का बहुत महत्व है। वहाँ पे आपको कल्प करवाए जाते हैं अलग अलग तरह से, अलग अलग चीज़ों के साथ। तो हमारी मेन जो हमें ध्यान रखने का है कि आप एक कंप्लीट डाइट लीजिए वहाँ पर। उसके बाद 6 से 8 घंटे का आप गैप दे सकते हैं। और 6 से 8 घंटे का मतलब आपने मान लीजिए सुबह 9 बजे खाया, तो शाम को 6 बजे आपकी डाइट का टाइम होता है। तो आप सुबह खाइए और फिर शाम को 6 बजे के आसपास खाइए। और अगर रात को 8 बजे के बाद आप खाना खा रहे हैं, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में आपको डाइजेशन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं, जो कि अक्सर लोगों को हो भी रही है, और ये सिर्फ शेड्यूल की वजह से है।
And I'm sorry to say, but I am a person who eat like around 11 or 12 at the night. तो इज इट Day- पॉसिबल कि आप थोड़ा पहले खा पाए? Not at all, because our dinner time is almost 9 o'clock, 9 or 10, something like that. So we are not able to like before the time. We have to do that. जैसे आप बता रहे हो उस हिसाब से हमें फॉलो अप करना चाहिए, टाइम से खाना चाहिए, सब चीज़ टाइम से करनी चाहिए, ताकि हमारा पूरा हेल्थ स्केड्यूल सही रहे, हमारा हेल्थ सही रहे, पेरेंट्स का हेल्थ सही रहे, सब चीज़ सही रहे. तो वो चीज़ करना चाहिए ऑफ कोर्स, बट टाइमिंग इज़ द मेन पार्ट ऑफ दिस होल सिनेरियो. जहाँ आपके पास टाइमिंग का शॉर्टेज है, बट आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा एनी हाउ. तो आप जो भी कह रहे हो वो ऑब्वियसली सही है, वो ऑन टाइम खाना चाहिए सबको. मेरे ऑडियंस के लिए मैं हाँ. ज़रूर एक बार बताना चाहूँगी कि हम लोग क्या करते हैं कि कुछ चीज़ें हम करना चाहते हैं पर नहीं करते हैं. Exactly. जैसे कि एक लेडी से मेरी बात हुई, तो उनसे मैंने कहा कि आप प्लीज़ आप 8 बजे से पहले खाना खा लीजिए, क्योंकि शी वॉज अ पेशेंट ऑफ जॉइंट पेन. ओके. तो उन्होंने बोला नहीं 11 बजे मेरा बेटा आता है, मैं तब खाती हूँ. तो वो एक जो हमारा दूसरों पे डिपेंडेंट या दूसरों के हिसाब से हम अपने शेड्यूल को मेंटेन करते हैं. और आपने नोटिस किया होगा खासतौर से वुमेन्स जो हैं हमारी, उनका शेड्यूल हमेशा हस्बैंड या बेटे पे ही टिका होता है. तो जब तक फैमिली मेंबर्स नहीं आएंगे, हस्बैंड नहीं आएंगे, तो मैं नहीं खाऊंगी. तो हमें थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना चाहिए, क्योंकि सबकी अपनी हेल्थ है और हेल्थ को वेल्थ बनाने के लिए हमें ही मेहनत करनी होती है. और जब हम बीमार होते हैं तो घर संभालने के लिए सबको दिक्कत होती है. So I don't want to leave you right now, but my last question to you. So आपका, if you gonna share us with some your personal story, I want you to share a personal story or experience with some your alternative therapy. I'm from last 23 years I'm working in this field. और मैं अपनी लाइफ की बात करूँ, मतलब अभी तक की जो लाइफ मैंने जी है उसकी बात करूँ, तो मैंने लास्ट 13 ईयर्स से कोई भी मेडिसिन नहीं खाई है. तो ये एक अल्टरनेटिव थेरेपीज का ये बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है औरों के लिए. उसका जो टिप है वो मैं ज़रूर आपसे शेयर करना चाहूँगी. मैंने अपने खाने के शेड्यूल को बहुत सिस्टमेटिक किया है. मतलब मुझे अगर 7 बजे घर से निकलना है तो आई ऑलवेज प्रेफर कि मैं सुबह, और मेरा नाश्ता हमेशा परांठों से होता है. Okay. शायद जो लोग मुझे देख रहे होंगे वो कहेंगे कि खुद तो कप्पू सी है और लोगों को सलाह दे रही है, लेकिन मेरी फिजिक ही ऐसी है शुरू से. I was too much fatty. My weight was 86 kg in 2014. I lose my 30 kg weight without any dieting. Wow. Without any dietary plan. मेरा ये होता था कि सुबह 8:30 बजे पेट भर के खाना और शाम को एग्जैक्ट 6:30 बजे मेरी शाम की प्लेट लगती थी. तो दिन में पानी की इनटेकिंग बहुत होती है. बहुत इन द सेंस ये नहीं कि ओवर होती है, मतलब अप्रॉक्स आपको पानी 8 लीटर्स तक व्हाट आई नो पीना चाहिए. उससे ज्यादा पीना चाहिए? नो, उससे कम. 3-3.5 लीटर. 3-3.5 पीना चाहिए. 3-3.5 लीटर तो मिनिमम है. अगर आपका बॉडी वेट के ऊपर बेस्ड होता है. आप ये सोचें कि एक दिन में आप 8 लीटर पी लें, 10 लीटर पी लें, नहीं. अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पियेंगे तो भी आपको जॉइंट्स पेन होना शुरू हो जाए, क्योंकि बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी है. और हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ 72% ऑफ पार्ट जो है वो पानी का है. If there is a myth which people are taking seriously in their life, which is water intake आपको 8 लीटर करना चाहिए, because you're gonna glow, your skin gonna glow and all that. ऐसा कुछ नहीं है, right? No, See, ऐसा नहीं है. आप अगर 3 से 4 हार्डली 5 लीटर पानी पीते हैं, दैट्स मोर सफिशिएंट फॉर योर बेटर हेल्थ. ओके. और उसके लिए भी एक चीज़ प्लीज़ आप लोग ज़रूर फॉलो करें. बहुत सारे लोगों को आपने नोटिस किया होगा कि वो लोग सुबह उठते हैं तो गर्म पानी में शहद डाल के पीते हैं या गर्म पानी में नींबू डाल के पीते हैं. मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि तेज़ गर्म पानी की इंटेकिंग कभी भी ना करें. और ख़ास तौर से जो पहला पानी आप पीते हैं उसके अंदर आप कोशिश हमेशा आपकी ये रहनी चाहिए कि पहला पानी आपका लुक वार्म वाटर होना चाहिए. अगर मौसम ठंडा है, लुक वार्म इतना जितना आपका बॉडी गर्म है. उसको समझने के लिए सबसे बेस्ट है कि आप अपनी बॉडी का देख लीजिए वो कितने गर्म है, उतना ही गर्म पानी आपको लेना है. और उसको पीते समय आप जीभ को ऊपर तालू से लगाकर पिएं, तो आपकी जो रात भर की सलाइवा आपके मुंह में है और फ्रेश जो आपकी सुबह की फ्रेश सलाइवा है वो जीभ के नीचे से लार ग्रंथियाँ जो हैं वो मतलब एक्टिवेट होती हैं पानी में. वो सलाइवा मिक्स होती है और वो क्लिनजिंग का काम करती है. तो वो जस्ट ओनली 1 ग्लास ऑफ वाटर इज सफिशिएंट.
और उसके साथ कोई भी मेडिसिन ना ले प्लीज़। 1 glass of water is very sufficient for you and for your health also. So thank you for coming. Thank you for joining us on Thanks Music's to you. podcast, Get Candid with Chitwan. Thank you. It was a lovely meeting and it was a lovely conversation with you. Thank you so much.